नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की राज व्यवस्था में हम जो हमारा पहला टॉपिक था वो पढ़ रहे थे हम, जो राज्य विधानमंडल है। तो विधानमंडल में हमने विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों के बारे में जान लिया था कि इनमें कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनमें जो कोरम की व्यवस्था वो कितनी की गई है और इनकी जो सदस्यों की उम्र कितनी फिक्स की गई है, और इन सभी के बारे में हमने जान लिया था। आज हम बात करेंगे जो राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में। राज्य विधानमंडल की क्या शक्तियां रहती है, जो विधेयक पारित होते हैं, जैसे साधारण विधेयक और धन विधेयक, इन सभी को लेकर क्या पारित होते थे, इनको लेकर जो क्या शक्तियां रहती है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जो साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक की मैं बात करूं तो ये दोनों सदनों, अगर किसी राज्य में अगर दोनों सदन है तो उन दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है, और उसके बाद में राज्यपाल को भेजा जाता है और राज्यपाल उसे अनुमति दे देता है, तो ये विधेयक विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो हम बात करें जो साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक की मतलब विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगर किसी में, मान लो किसी भी राज्य में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, अगर विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों सदन में, तो किसी भी सदन में ये साधारण विधेयक रखा जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक को लाने के लिए ऐसा नहीं है कि विधानसभा में ये सदन लाया जाएगा, विधान परिषद में भी लाया जा सकता है और विधान सभा में भी लाया जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है और किसी के भी द्वारा लाया जा सकता है। ये इसे गैर सरकारी भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी मतलब व्यक्ति के द्वारा लाया जा सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे जैसे बात करूँ धन विधेयक एक मंत्री के द्वारा ही लाया जा सकता है, तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये किसी के भी द्वारा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सदन में रखने के बाद में क्या होता है कि सब, जैसे किसी भी सदन में रखा जाता है, जैसे पहले सदन में किसी में भी रख दिया गया, पहले सदन में इसको पारित करने के लिए जो पारित किया जाता है इसको पहले सदन में, तो पहले सदन में मैं बात करूं पारित करने के मामले में इसकी, तो पारित करने के लिए क्या होता है, इसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। 3 स्टेप कौन सा, पहला पाठन, सेकंड पाठन और तीसरे पाठन। मतलब 3 बार इसका पाठन किया जाता है, मतलब 3 बार इसका पाठन किया जाता है, और ये पहले सदन में पारित होने के बाद में दूसरे सदन में जाता है। तो पहले सदन में हमने जैसे बात कर ली, एक तो एक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, और इसको 3 तरीके पाठन के, तो मतलब 3 तरीके से पाठन किया जाता है। और एक बात में मतलब जैसे अब ये दूसरे सदन में चला जाता है विधेयक, जैसे मान लो बात करते हैं विधानसभा में, ये सदन विधानसभा में ये गया विधेयक और वहां से पारित हो गया। अब पारित होने के बाद में क्या होगा कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद अब इसमें चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि विधान परिषद में जाने के बाद में क्या होता है कि इस विधेयक को विधान परिषद में चला गया, तो क्या होता है कि विधान परिषद में फिर इसको वहां पे भी 3 पाठन के जरिए पारित किया जाता है। और इसमें है कि जो विधान परिषद है, इसमें विधान परिषद को ये भी सकती है कि ये विधान परिषद है, तो ये क्या है कि इस विधेयक को 4 महीने के लिए रोक कर रख सकती है। मतलब ये दूसरा सदन जो विधान परिषद है, इस जो विधेयक है, इस साधारण विधेयक को 4 महीने के लिए रोक के रख सकती है। मतलब या तो उसको स्वीकृति देना होता है, जैसे क्या होगा कि पहले सदन में पारित हो गया तो उसके बाद विधान परिषद में जाता है, तो विधान परिषद को क्या होता है, या तो वो स्वीकृति दे दे या उसे अस्वीकृत कर दे, या तो उसको स्वीकृति दे दे या फिर संशोधन के साथ में अस्वीकृति कर दे या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे। ये सभी इसके बाद में होते, उसको पारित करना थोड़ा अनिवार्य होता है जहाँ तक। तो क्या होता है कि जो 4 महीने के लिए ये इसको रोक के रख सकती है, लेकिन एक बार में 3 माह के लिए और एक बार में 1 माह के लिए। पहले 3 माह के लिए रोक सकती है, फिर उसके बाद में इसको भेजना होता है और फिर वापस इसको 1 माह के लिए और रोक सकती है। इस प्रकार विधान परिषद क्या होती है, इस साधारण विधेयक को 4 माह के लिए रोक भी सकती है। और फिर दूसरे सदन में जैसे ही विधेयक पारित होता है, ये साधारण विधेयक, तो क्या होता है कि राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल, अगर मान लो वैसे कई हम बात करें, जैसे आप बात करोगे, जैसे कई राज्य ऐसे भी है जिनमें तो एक ही सदन है, तो फिर क्या दूसरे सदन में भेजना अनिवार्य नहीं, ऐसा नहीं। अगर एक सदन है तो एक सदन के द्वारा पारित कर दिया गया इन 3 स्टेप से, फर्स्ट पार्टन, सेकंड और थर्ड पार्टन, इन सभी के द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, इसको डायरेक्ट राज्यपाल के लिए भेज दिया जाता है। और अगर दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल क्या करता है, इसको स्वीकृति दे सकता है या अस्वीकृति भी दे सकता है,
और इसको पुनर्विचार के लिए अपने पास भी मतलब वापस भेज सकता है सदनों के पास, या फिर अपने पास भी रख सकता है, लंबित रख सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए भी लंबित रख सकता है, राष्ट्रपति को भेजने के लिए। तो इस प्रकार इसको एक तरह चार मतलब अधिकार है इसको, राज्यपाल को साधारण विधेयक के बारे में स्वीकृति दे दे, अस्वीकृति दे दे, या फिर क्या करे कि राज्यपाल मतलब पुनर्विचार के लिए भेज दे सदनों के पास, या फिर वो क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति के लिए भी वो इनको रख सकता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के लिए अगर ये अपने पास रखता है, तो राष्ट्रपति के लिए जो रखने का प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 200 है, अनुच्छेद 200 इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल मतलब पुनर्विचार के लिए रख सकता है अपने पास अधिनियम। ठीक है, तो जैसे हम साधारण विधेयक की बात करें तो सबसे पहले जैसे पहले सदन कोई भी विधानसभा मान लो, फिर उसके बाद में दूसरा सदन, दूसरे सदन के बाद में ये सीधा राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल इसको जैसे अनुमति दे देता है, तो यहाँ यहीं से विधेयक बन जाता है। अगर अनुमति नहीं भी देता तो ये विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देता है तो क्या होता है कि विधेयक समाप्त हो जाता है, कोई अधिनियम नहीं बनता। अगर ये राज्यपाल वहाँ पे अनुमति दे देता है तो ये क्या होता है कि ये विधेयक एक अधिनियम का रूप ले लेता है और अधिनियम बन जाता है। तो साधारण विधेयक के बारे में हमने जाना कि साधारण विधेयक कोई से भी सदन में लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है इसका कि कोई भी सदन में लाया जा सकता है, और इसको अगर मान लो अगर किसी में एक ही सदन है तो वो एक ही सदन में लाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम और उसके बाद में राज्यपाल द्वारा इसको पारित किया जाता है। अगर राज्यपाल इसको अस्वीकृति दे दे, अगर पारित नहीं करता है तो क्या होता है कि ये समाप्त हो जाता है, और अगर राज्यपाल द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है तो ये क्या है कि एक अधिनियम का रूप ले लेता था। अब हम बात करते हैं जो धन विधेयक है उसको लेकर क्या शक्तियां दी गई है राज्य विधानमंडल को। धन विधेयक, अब मैं धन विधेयक की बात करूं तो सबसे पहले तो इसकी बात करें, ये सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो ये विधानसभा के अंदर ही पहले विधानसभा में ही पारित किया जाता है, और वो भी राज्यपाल की पूर्वानुमति से, राज्यपाल की पूर्वानुमति से, मतलब राज्यपाल की अनुमति से ये विधेयक पारित किया जाता है, और ये पेश किया जाता है, और ये किया जाता है मंत्री के द्वारा, मतलब ये अन्य सदस्यों के द्वारा नहीं बल्कि मंत्री के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको धन विधेयक को सरकारी विधेयक भी कहते हैं। तो ये क्या राज्यपाल की पूर्व अनुमति के द्वारा पेश किया जाता है और मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और ये विधानसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये विधानसभा में पेश किया जाता है। अगर हम बात करें तो विधान परिषद की बात करें तो उसमें नहीं किया जाता। उसके अगर विधान परिषद को इसमें ज़्यादा सीमित शक्तियाँ दी गई इसके संबंध में, विधान परिषद के पास जब भी पारित कराने के लिए भेजा जाता है ये विधेयक, धन विधेयक, तो उसको जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद को क्या होता है कि इस धन विधेयक को अनुमति देना अनिवार्य है, इसको अनुमति देना अनिवार्य है। अगर वो अनुमति नहीं देती है तो ये दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। जैसे इसको विधान परिषद को क्या है कि 14 दिन तक इसको रोक सकती है, बस इतना अधिकार दिया गया है कि 14 दिन तक, मतलब 14 डेज तक ये इसको क्या किया अपने पास रोक के रख सकती है। अगर इसके बाद अगर 14 डेज में अपना क्या होता है कि अगर अपना जवाब नहीं देती है, अगर मान लो अगर अपना जवाब नहीं देती है तो ये जो विधेयक धन विधेयक है इसको दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, और उसके बाद में राज्यपाल के पास भेजा जाता है, और राज्यपाल इसको अनुमति दे ही देता है, क्योंकि ये पहले ही राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया गया है, तो राज्यपाल को अनुमति दे ही देता है, क्योंकि वो उसी के द्वारा तो पेश किया जाता है पहले। तो हम जान सकते हैं कि जो धन विधेयक है इसके फैक्ट की बात करूँ तो मेन कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और जो सदन है विधानसभा उसी में पेश किया जाता है, और विधान परिषद के पास जब भेजा जाता है तो विधान परिषद को इसको अनुमति देना अनिवार्य होता है, और अगर वो रोकना भी चाहे तो इसे 14 दिन तक रोक सकते हैं। अगर वो 14 दिन में इसका जवाब नहीं देती तो उसको विधेयक को पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक के बारे में जैसे कि हमने यहाँ पे जाना, और राज्यपाल को क्या होता है कि राज्यपाल इसको क्या करता है कि मतलब इसको स्वीकृति देना ही होता है धन विधेयक को पारित करने के लिए, तो राज्यपाल इसको पारित कर देता है, क्योंकि राज्यपाल के दो पूर्वानुमति से तो पेश किया जाता है तो राज्यपाल इसको पारित कर देता है। ठीक है,
तो ये धन विधेयक और साधारण विधेयक को लेकर जो राज्य विधानमंडल की कुछ शक्तियाँ थी, इनके बारे में हमने आज की क्लास में यहाँ पे जाना। अब थोड़ा सी हम जो राज्य विधानमंडल है उसमें हमारा क्या है कि थोड़े से जो भारत की राजस्थान की जो ये पंचायतों का जो गठन हुआ था, जो राजस्थान की विधानसभा, तो विधानसभा के बारे में जान लेते हैं थोड़े, जो कि उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि विधानसभा का गठन हुआ था, पहली विधानसभा कहाँ पे हुआ था, उन कुछ फैक्टों के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो सबसे पहली बार राजस्थान में विधानसभा का गठन कब हुआ, तो हम बात करें तो जो 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1952 को, 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1952 को जो ये 21 दिन थे, कितने थे ना, 21 डेज, इनमें क्या होता है कि 160 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक है। और लगभग यहाँ पे कितना मतदान होता है, 39% लमसम है, इस पॉइंटों में कुछ रहेगा, तो 39% के आसपास यहाँ पे मतदान होता है। और तो ये कितने दिन के, 21 दिन में, 4 जनवरी से 24 जनवरी तक 1952 में ये यहाँ पे 160 सीटों पे मतदान किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जनरल को सामान्य कोटा है, उसको यहाँ पे क्या होता है कि 139 इतनी सीट मिलती है। यही बात करें एससी को 16 और एसटी को बात करें तो 5, तो ये जो यहाँ पे सीटें इतनी मिल जाती है। तो इस प्रकार इतनी सीटें इनको मिलती है, जैसे एससी को यहाँ पे मिलती है, अनुसूचित जाति बोलते हैं जिसे, 16 सीटें, और एसटी अनुसूचित जनजाति, इसको यहाँ पे 5 सीटें, और जनरल को सामान्य को यहाँ पे 139 सीटें यहाँ पे मिलती है 160 में से। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि 4 जनवरी जो 24 जनवरी 1952 को पहली बार यहाँ पे राज्य जो विधानसभा के चुनाव है जो राजस्थान में पहली बार यहाँ पे होते हैं, और ये 21 दिन में होते हैं और 160 सीटों पर होते हैं पहली बार। अभी वर्तमान में हम बात करें जैसे 200 सीटों पे होते हैं चुनाव, लेकिन जो पहली बार चुनाव हुए थे वो 160 सीटों पर हुए थे, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो 23 फरवरी को जो विधानसभा थी, 23 फरवरी 1952, जो पहली विधानसभा थी भारत का, उसका गठन होता है। विधानसभा का, भारत की नहीं, अब राजस्थान की बात करें तो थोड़ा ध्यान रखना, विधानसभा का गठन कब होता है, 23 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन होता है, ठीक है। अब 29 मार्च 1952 को जो विधानसभा की पहली बैठक होती है, 29 मार्च 1952 को ये पहली बैठक होती है, और ये होती है यहाँ पे एक संग्राम सिंह टाउन हॉल, जयपुर में एक जगह है संग्राम सिंह टाउन हॉल। तो इसमें यहाँ पे ये जो विधानसभा की पहली बैठक 1952 में होती है, 29 मार्च 1952 को। और इस बैठक में जो सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे, जो वो सवाई मानसिंह सेकंड प्रोटेम स्पीकर थे, जो सवाई मानसिंह सेकंड को यहाँ पे बनाया गया था। अब हम बात करें तो इसमें बात करें तो जो इसके अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे नरोत्तम लाल जोशी। अब मैं बात करूं इसके अध्यक्ष रहे थे नरोत्तम लाल जोशी इसके अध्यक्ष रहे थे, जो पहली विधानसभा थी। और इसके जो उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत इसके उपाध्यक्ष थे। और यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष के नेता थे, नेता विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता, तो वो थे कुंवर सिंह। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है फैक्ट यहाँ पे। ज़्यादातर ये कई बार ये उपाध्यक्ष का क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा सका, अब तक 3 से 4 बार ये
क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाल सिंह सक्तावत के बारे में, कि जो राजस्थान की पहली विधानसभा थी उसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, लाल सिंह सक्तावत। और अध्यक्ष का तो आपको ध्यान रखना है नौरतन लाल जोशी। इसका तो फिर भी हालांकि क्वेश्चन एक ही बार आया था, लेकिन इसका 3 बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 एग्जामों में अलग अलग में, तो थोड़ा इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है थोड़ा। तो हम बात करें तो जो इसमें क्या है कि जो पहली महिला विधायक, पहली बार महिला विधायक भी बनी थी, एक थी यशोदा देवी, ये पहली बार महिला विधायक बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जो राजस्थान की विधानसभा थी इनसे जुड़े कुछ और फैक्टों के बारे में। जैसे मैं बात करूं जो राजस्थान की पहली विधानसभा, तो हमने जैसे पहली विधानसभा में बात की हमने कि जो यहाँ पे अध्यक्ष कौन रहे थे, तो कितने 160 सीटों पे। लेकिन हम जैसे बात करें जो वर्तमान में 200 सीटों पे चुनाव होते, तो इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। मैं तो इनकी बात करूँ तो जो छठी विधानसभा थी, छठवीं विधानसभा, ये छठी विधानसभा, ये थोड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखना। ये क्या है कि 1977 से 80 तक रही थी। इसमें क्या है कि पहली बार 200 सीटों पर चुनाव, पहली बार 200 सीटों पर चुनाव, पहली बार। और दूसरी पहली बार ही क्या होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार, तब तक कांग्रेस के ही नेता मतलब सीएम यहाँ पे बनते थे, लेकिन सरकार बनती थी, लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी, मतलब यहाँ पे पहली बार अदर दल को यहाँ पे बहुमत मिला, तो गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है। और पहली बार ही ये विधानसभा क्या थी कि पहली बार समय से पूर्व भंग होने वाली, मतलब समय से पूर्व ही इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। क्योंकि देखो आप देख रहे हो 1977 से 19 3 साल में, बल्कि सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है 5 साल का विधानसभा का होता है, लेकिन ये पहली बार 3 साल में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी समय से पूर्व ही समाप्त हो गई थी। तो इस विधानसभा का यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहली बार 200 सीटों पे चुनाव हुए थे छठी विधानसभा में, और ये थी 1977 से 1980 तक। और पहली बार ही इसमें गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, और पहली बार ही समय से पूर्व ये भंग हो गई थी। यहाँ पे आपको इनका थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करें एक 5वीं विधानसभा जो 1972 से 1977 तक रही थी, 5वीं विधानसभा। इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ था, जो विधानसभा थी 5वीं विधानसभा 1972 से 1977, तो हम बात करें जैसे 1972 से 1977 तक की ये जो विधानसभा रही थी 5वीं विधानसभा, तो इसमें मैं बात करूं तो जैसे हमने बात की कि अब छठी विधानसभा थी 1977 से 1980, तो जैसे ही 5वीं विधानसभा थी, इसमें भी क्या होता है कि जो ये विधानसभा का जो कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था, 5 वर्ष से अधिक, लगभग 90 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 90 दिन से मतलब लगभग 3 महीने एक्स्ट्रा चली थी विधानसभा। सबसे सर्वाधिक कार्यकाल रहा था इसका, ऐसा कह सकते हैं। मतलब 1972 से 1977 लगभग 90 डेज अधिक रहा था, मतलब सबसे अधिक कार्यकाल इसका रहा था पहली बार, मतलब 5 साल से भी। तो इसका थोड़ा ये 5वीं विधानसभा का। अब हम बात करें जो वर्तमान में कौन सी विधानसभा, 15वीं विधानसभा, उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो वर्तमान में जो विधानसभा थी उससे थोड़ा पहले मैं बात करूँ तो एक 12वीं विधानसभा थी 2003 में, जो दिन में थी 12वीं, ये 12वीं विधानसभा थी। इसकी भी थोड़ी बात कर ले। तो इस विधानसभा में क्या होगा, जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन, इस ईवीएम मशीन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो चुनाव हुए थे पहली बार ईवीएम मशीन के द्वारा जो 12वीं विधानसभा में हुए थे, थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा सकता है। और जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह, वो भी इसी में बनी थी। अब हम बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा। इसकी बात करें तो ये कब से, 7 दिसंबर 2018 से अब तक, जो अभी 2023 में चुनाव हो गए तो उसके बाद में समाप्त हो जाएगी। तो 7 दिसंबर 2018 को इसमें चुनाव हुए थे, और इसमें मतदान प्रतिशत भी 74.71% मतदान हुआ था। मतदान 74.71%, 21% मतदान इसमें हुआ था। अब इसमें बात करें तो इसमें 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, क्योंकि जो एक सीट थी अलवर की,
अलवर के रामगढ़ की, उसमें किन्हीं कारणों से चुनाव बाद में हुए थे। तो इस कारण 199 सीटों पर इसमें चुनाव हुए थे। थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसमें 199 सीटों पर चुनाव हुए, तो वो है 15वीं विधानसभा। तो एक क्या है कि एक अलवर की थी, अलवर के रामगढ़ की, वहाँ पे चुनाव किन्हीं कारणों से नहीं हुए थे। ठीक है, इसमें जो प्रोटेम स्पीकर था, जो अस्थायी अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आप बाकी पता है कि आपको जो 15वीं विधानसभा में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, और जो कांग्रेस के जो सीएम बने थे वहाँ पे, उसमें बने थे अशोक गहलोत। और जैसे हम बात इसमें जो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, वो थे सचिन पायलट। तो जैसे हमको पता है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने किसी कारण से गठबंधन नहीं हो पाया, तो उसके बाद में क्या हो कि वो अब इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कुछ समय तक ये उप मुख्यमंत्री भी रहे थे 15वीं विधानसभा में। आपको ये भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी आप बात की जो राजस्थान की विधानसभा जुड़े कुछ फैक्टों के बारे में। तो अब आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। हाँ, एक बात थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो ईवीएम मशीन थी, ईवीएम मशीन, और एक होती है वीवी पेट मशीन, इसके द्वारा जो चुनाव हुए थे, जो पहली बार वीवी पैट, ये भी इस 15वीं विधानसभा में थे। इसमें प्लस में ये भी ध्यान रखना, और ईवीएम मशीन से 12वीं विधानसभा में। ठीक है, तो विधानसभा जुड़ी हमने जो भी जानकारी थी यहाँ पे जान ली राज्य विधानमंडल से। अब आगे क्लास में जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल के बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो आपको ये क्लास पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिल पाए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारी अन्य क्लासों का भी लाभ उठा पाए। धन्यवाद।